बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है MGT 520 के लेक्चर नंबर 21 और 22 की। हमारी चल रही है थेरीज। आज हम जो बात करेंगे थेरी की, ये इंटरनेशनल ट्रेड थेरी। इंटरनेशनल ट्रेड थ्री में एडम स्मिथ ने एक टर्मिनोलॉजी में दी एब्सोल्यूट एडवांटेज की। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है? कि वो कहता है जी वाई कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन गुड्स दे कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली देन अदर्स। वो कहता है, उसने किस तरह बल्कि एक्सप्लेन किया कि किस तरह कंट्रीज जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं कुछ स्पेसिफिक गुड्स के अंदर, जो कि एफिशिएंटली वो प्रोड्यूस करती हैं दूसरी कंट्रीज के निस्बत। अब इसकी एग्जांपल ले लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, हर कंट्री बनाती है लेकिन जापान का नाम टॉप पे है। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है। अब जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो अमेरिकन कंपनीज जो है वो ज़्यादा अच्छी बनाती हैं। जापानीज गाड़ियां इलेक्ट्रिक, जापानीज कंपनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियां कम बनाती हैं। वो बेसिकली फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां बनाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से कोई ना कोई कंट्री किसी ना किसी एक्टिविटी में स्पेशलाइज्ड है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से जो नाम सामने आ रहा है वो चाइना आ रहा है। चाइना तकरीबन हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की, इवन आप लोग जो जिस लैपटॉप या जिस मोबाइल पे ये लेक्चर सुन रहे हैं, होप्स हो कि वो असेंबल्ड बाय चाइना हो, सॉरी मेड इन चाइना हो, असेंबल्ड बाय। अगर आप एप्पल पे सुन रहे हैं तो असेंबल्ड बाय एप्पल है, लेकिन मेड इन चाइना है। लैपटॉप पे सुन रहे हैं तो असेंबल्ड बाय डेल होगा, कोई होगा, लेकिन शायद मेड इन चाइना हो। अब की पॉइंट्स में बात करेंगे। कंट्री स्पेशलाइज इन प्रोडक्ट्स वेयर दे मोर एफिशिएंट, रिसोर्सेज शिफ्ट अवे फ्रॉम इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज। अब जाहिर सी बात है, कंट्रीज जो प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड है वो बनाती हैं, और जो रिसोर्सेज है बाकी वो इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर दिए जाते हैं। किस तरह से? कि जो भी रिसोर्सेज होंगे, अब जापान जो है वो जो अपनी इनएफिशिएंट इंडस्ट्री है उसमें उसका है ये एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जापान रिसोर्स लगा रहा है ताकि उसको भी एफिशिएंट करे। अगर नहीं भी एफिशिएंट हो रही तो वो दूसरे मुल्कों से उन चीज़ों को परचेज कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली इस इनएफिशिएंट रिसोर्सेज जो इनएफिशिएंट इंडस्ट्री में इस तरह शिफ्ट हो रहे हैं कि पैसा जो है वो उनके चीज़ों को परचेज करने में लग रहा है। नेक्स्ट आ गया स्पेशलाइजेशन इंक्रीज टोटल आउटपुट एंड एफिशिएंसी। स्पेशलाइजेशन से क्या होता है कि हमारी टोटल आउटपुट और एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज होती हैं। अब क्या रीजन है कि स्पेशलाइजेशन जो है वो उससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी? वर्कर्स बिकम मोर स्किल्ड थ्रू रिपीटेशन। जब बार बार एक ही काम हो रहा है तो वर्कर्स बहुत ज्यादा स्किल्ड, उनकी स्किल इंक्रीज होगी। लेस टाइम टू वेस्ट स्विचिंग बिटवीन टास्क। अब जब हम टास्क को स्विच करते हैं तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। अब पाकिस्तान में देख लें कि बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनमें एक ही बंदा कई तरह के काम कर रहा होता है। अब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में मौजूद हैं तो वो एक ही बंदा सारे काम कर रहा है। तो जिस तरह अगर हम फैन इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे भी छोटी छोटी कंपनीज मौजूद हैं। अब उस इंडस्ट्री के अंदर कोई खास खास स्पेशलाइज मशीनरी नहीं है, मैनुअल ज़्यादातर वर्क हो रहा है, और जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अब अगर उनमें मशीनरी होगी, बड़े लेवल पे काम होगा, तो वर्कर्स बहुत ज़्यादा स्किल्ड होंगे। लॉन्ग प्रोडक्शन रन इंकरेज बेटर प्रोडक्शन मेथड्स। लॉन्ग प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो बेटर प्रोडक्शन मेथड जो हैं वो एनकरेज होंगे। हम ऑटोमेटिक मशीनरी भी इंस्टॉल करेंगे। नेचुरल एडवांटेज। नेचुरल एडवांटेज क्या होता है? द कंट्री में हैव एडवांटेज ड्यू टू क्लाइमेट, नेचुरल सोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड मिनरल्स। अब चाइना के अंदर जो है लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो चाइना ज़्यादातर जो है वो लेबर इंटेंसिव जो गुड्स हैं वही बनाता है। हाँ, चाइना कैपिटल इंटेंसिव ही कर रहा है, ये नहीं कि सिर्फ लेबर इंटेंसिव है, लेकिन फिर भी दोनों सूरतों में चाइना जो है वो, और फिर कुछ कंट्रीज में नेचुरल, अब चाइना में नेचुरल सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, चाइना उसको भी उसका भी एडवांटेज ले रहा है। फिर क्लाइमेट के लिहाज से बात करें तो जो हमारी अपनी कंट्री है ये क्लाइमेट के लिहाज से टॉप पे है, कि चारों क्लाइमेट्स इसके पास है, तो हम क्लाइमेट एडवांटेज लेते हैं। तो इस तरह से कुछ एडवांटेज लिए जाते हैं। आगे 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 एक्वायर्ड एडवांटेज। जो एडवांटेज हासिल किए जाए, मोस्टली अप्लाइज टू मैन्युफैक्चर गुड्स। हम जब गुड्स बनाते हैं तो उसमें एडवांटेज हासिल करते हैं कि हम अपने टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, स्किल लेबर को हायर कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। आगे अगर चौथे नंबर पे हमारे पास है रिसोर्स एफिशिएंसी। रिसोर्स एफिशिएंसी के हवाले से अब देखें, जो यूएस है वो वीट में एफिशिएंट है, श्रीलंका जो है उस वो टी में एफिशिएंट एफिशिएंट है। तो हर कंट्री किसी न किसी रिसोर्स में एफिशिएंट है, तो वो अपने रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज करते हैं। आगे आगे हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज कंपेरेबिलिटी के लिहाज से होता है। ट्रेड इज बेनिफिशियल इवन इफ वन कंट्री इज मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स।
अगर एक कंट्री तमाम गुड्स के लिए एफिशिएंट हो तब भी ट्रेड जो है बेनिफिशियल हो सकती है। जैसे चाइना है, वो तकरीबन हर चीज़ बना रहा है, लेकिन फिर भी दूसरे मुल्क के साथ उसकी ट्रेड चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेड नहीं कर रहा। आगे हमारे पास आ गया जी एनालॉग एक्सप्लेनेशन जी। अब फिजिशियन शुड फोकस ऑन मेडिकल वर्क एंड हायर अ सेक्रेटरी। जी, एनालॉग एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे बात कर रहा है कि कोई बंदा जो है, अब जो फिजिकल वर्क मेंटल वर्क है, उसमें भी लोग अकेला ही बंदा काम नहीं कर रहा होता। उसने भी खुद वो अपनी जिस तरह फिजिशियन है, वो अपनी मेडिकल स्किल्स पे फोकस कर रहा है और आगे लोगों को डील करने के लिए उसे सेक्रेटरी रखा हुआ है। सिमिलरली कंट्री शुड स्पेशलाइज इन वीट, दे डू रिलेटिव बेटर, नॉट एवरीथिंग। ठीक है। जो बंदा जिसमें स्पेशलाइज्ड है, उसे वही करना चाहिए, हर काम नहीं करना चाहिए। ये उसने एनालॉग एक्सप्लेनेशन में बात की है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एग्जांपल, द यूएस इज मोर एफिशिएंट इन बोथ फीड एंड टी, बट इट हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन वीट। यूएस जो है वो टी भी बना रहा है, वीट भी बना रहा है, लेकिन उसका कंपैरेटिव एडवांटेज यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वीट वही प्रोड्यूस करता है। आगे चलेंगे। assumption एंड लिमिटेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन थ्योरीज। जी, कुछ स्पेशलाइजेशन थ्योरीज के हवाले से assumptions एंड limitations हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, एज्यूम ऑल रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। अगर तो तमाम रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉयड हैं तो हमारी एम्प्लॉयमेंट फुल है, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है। ये बात, ये भी ध्यान में रखना है, फुल एम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री में नहीं होती। इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, अज्यूम प्रॉफिट एंड और आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होगी? ये हम अजम्पशंस ले रहे हैं, रियलिटी नहीं है, अजम्पशंस है कि हमारी आउटपुट मैक्सिमाइज है और हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज है। उसके बाद आ जाएगा डिवीजन ऑफ गेन्स। ट्रेड बेनिफिट कंट्रीज अनइक्वली। जी, गेन्स की डिवीजन जो है वो अनइक्वल है। जो कंट्री जितना बेहतर प्रोड्यूस कर रही है, अब देखें हम अपनी जापान की मिसाल लेते हैं, या श्रीलंका जापान की मिसाल लेते हैं। श्रीलंका ने 6 माह या 3 माह या जितना भी टाइम लगता है, टाइम लगा के टी प्रोड्यूस की, अपने 6 माह की मेहनत जापान को दी, और वहां से उतनी कीमत की एक मशीन इंपोर्ट कर ली जो उन्होंने बनाने में 1 वीक लगा। तो जापान ने 6 माह की मेहनत खरीदी है अपनी 1 वीक की मेहनत बेच के। तो ये अनइक्वल इनइक्वालिटी है। उसके बाद आ जाएगा टू कंट्रीज टू कमोडिटीज। जी, वही ये बात जो सेम मैंने मिसाल दी है कि दो कंट्रीज हैं, दो कमोडिटीज हैं, तो अनरियलिस्टिक एक्सचेंज होता है, क्योंकि एक्सचेंज जो प्राइस के हिसाब से होना है, लेकिन उनकी मेहनत के हिसाब से वो रियलिस्टिक नहीं लगता। आगे का ट्रांसपोर्ट कास्ट, हाई ट्रांसपोर्ट कास्ट कैन कैंसल ट्रेड बेनिफिट्स। ट्रांसपोर्ट कास्ट हाई होगी तो ट्रेड बेनिफिट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा अमेरिका की। अमेरिका अक्सर हर साल अनाउंस करता है कि जी मेरे पास गंदम फ्री ऑफ कॉस्ट जिसने लेके जानी है लेके जाए, चला जाए, कोई चार्ज नहीं। लेकिन एक कंडीशन है कि हमारे जो गंदम ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो जहाज इस्तेमाल होंगे, बहरी जहाज बेसिकली होगा ना, ठीक है, जो शिप से इस्तेमाल यार्ड इस्तेमाल होंगे, वो हमारी कंट्री की कंपनीज के होंगे। आप अपना यार्ड नहीं लेके आ सकते। तो जब वो होगा तो अल्टीमेटली वो ट्रांसपोर्ट कास्ट उसकी बहुत ज़्यादा है। तो जो फ्री के गंदम का मामला है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आता है मोबिलिटी। रिसोर्सेज में नॉट मूव इजीली बिटवीन इंडस्ट्रीज। समटाइम रिसोर्सेज जो है वो इंडस्ट्री के दरमियान मूव नहीं होते। अब यहाँ पे देख लें कि अक्सर औकात पाबंदी लग जाती है कि सूबे टू यानी कि प्रोविंस टू प्रोविंस गंदम आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह के जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर वो हमारे रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती। वर्कर्स कैन नॉट इजीली स्विच परफॉर्म प्रोफेशंस एंड और लोकेशंस। वर्कर्स जो हैं वो अपने प्रोफेशन को या अपनी लोकेशन को इजीली स्विच नहीं कर सकते। जब जो बंदा जहाँ एक दफा फिट हो गया वो परमानेंटली भी फिट हो गया। आगे हम चलेंगे चलेंगे थ्योरी ऑफ कंट्री साइज। ट्रेड पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय साइज ऑफ कंट्री। ट्रेड पैटर्न्स जो हैं वो साइज ऑफ कंट्री के लिहाज से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। अब इसमें हमारे पास आता है वैरायटी ऑफ सोर्सेज। लार्ज कंट्रीज हैव डाइवर्स क्लाइमेट एंड सोर्सेज। बड़ी कंट्रीज के पास मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, और वो उनसे फायदा भी उठा सकते हैं। दे टेंड टू मोर सेल्फ सफिशिएंट। बेस्ट वन एग्जांपल इज चाइना। चाइना के पास अपने नेचुरल सोर्सेज हैं, क्लाइमेट्स हैं, वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं और पूरी दुनिया को अपनी चीजें बना के एक्सपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लार्ज कंट्रीज फेस हायर इंटरनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जो बड़ी कंट्रीज हैं उनकी इंटरनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी हाई है। इसकी मिसाल मैंने आपको चाइना अमेरिका की दी। इंपोर्ट्स में भी चीपर नियर बॉर्डर।
बॉर्डर्स के करीब जो इंपोर्ट होती है वो चीपर हो जाती है, जारी सी बात है, वहां पे फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है। इकोनॉमी साइज एंड स्केल। अब देखें ना, कराची में जो चीज़ आई है और जो सियालकोट में, कराची से सियालकोट में आएगी तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ जाएगी। जो बाहर से इंपोर्ट हुई है वो कराची में से सस्ती होगी, लेकिन सियालकोट में वो चीज़ महंगी होगी। फैक्टर प्रोडक्शन थ्योरी। कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज देयर abundant फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कंट्रीज वो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं जो कि उनके फैक्टर्स प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करके हो। जैसे चाइना है, वो लेबर फोर्स उसमें बहुत सस्ती है, तो वो चीज़ें सस्ती एक्सपोर्ट करता है। लैंड लेबर रिलेशनशिप है, लैंड कैप लेबर कैपिटल रिलेशनशिप है, ये इसी तरह से चलता है। जी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी में हमारे पास चार है। इंट्रोडक्शन फेज होता है, फिर हमारे पास आ जाता है मेच्योरिटी है, ये स्टेज टू में क्या हो गया, हाँ जी, ग्रोथ है। इंट्रोडक्शन में हमारी कोई भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है, हम प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च करते हैं। अब इसमें हमारे पास हाई R&D की बहुत ज़्यादा हाई कास्ट होती है। मार्केट फीडबैक जो है बड़ी क्लोज होती है, क्योंकि थोड़े लोग अभी हमारी प्रोडक्ट को जानते हैं। उसके बाद आ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता डिमांड इंक्रीज हो रही है। अल्टीमेटली जब डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, हम फार्म प्रोडक्शन भी ला शुरू कर देते हैं, हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब इस तरह होता है, प्रोडक्ट कंपेटिटर्स भी हो गए, सारा कुछ, सॉरी, प्रोडक्ट की कॉस्ट, सेल भी इंक्रीज होगी, एक्सपोर्ट स्टार्ट होगी, तो फिर कंपेटिटर्स की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। दूसरी स्टेज, ये दूसरी स्टेज थी, ग्रोथ स्टेज। फिर हमारे पास आ गया मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी में आके डिमांड स्टेबलाइज हो गई, प्रोडक्ट जो है मार्केट में होल्ड कर जाती है। अब जो मार्केट शिफ्ट करने की कॉस्ट है वो हमारी बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि हम स्टैटिस्टिकली अपने प्रोडक्ट को एक स्टेबलाइज तरीके से सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम होता है हर चीज का, कुछ का 6 माह है, कुछ का साल है, 10 साल है, 20 साल है, 50 साल भी हो सकते हैं। लेकिन हर चीज में डिक्लाइन आता ही आता है। तो डिक्लाइन फेज चौथी फेज है, ये कब आएगा इसका कोई अंदाजा नहीं होता। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ PLC थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की लिमिटेशन में क्या है? शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कुछ प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, लग्जरी गुड्स का जो है PLC बड़ा अजीबोगरीब होता है, बहुत शॉर्ट भी होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग भी होता है। स्किल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट जो स्किल इंटेंसिव होती हैं, जैसे मेडिकल है, लॉयर्स हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, तो इनका भी एक लेवल है, उन तक जाके वो उसमें डिक्लाइन उस पर्सन की अपनी एबिलिटी और पर्सन की स्ट्रेंथ पे आता है। नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स अगर स्टैंडर्डाइज नहीं है तो अल्टीमेटली उसका तो PLC कंप्लीट नहीं होगा ना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंट्री से सिमिलैरिटी थ्योरी। इकोनॉमिक सिमिलैरिटी, मोर ट्रेड अकर्स अमंग सिमिलर। अच्छा, खैर इसकी जरूरत नहीं है, इसको फारिग करें। जी, डिग्री ऑफ डिपेंडेंस। आप किस हद तक किसी पर डिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस, नो रिलायंस ऑन अदर कंट्रीज, एक्सट्रीमली रेयर। इंडिपेंडेंस बहुत कम होती है, बहुत रेयर को कंट्री जो इंडिपेंडेंट है, कि वो हर चीज़ भी खुद बना रही है, हर चीज़ है। अब चाइना हर चीज़ बना रहा है, लेकिन चाइना के पास तेल नहीं है वापर मिकदार में, उसे तेल गल्फ कंट्रीज से, ईरान से इंपोर्ट करना पड़ता है। इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल रिलायंस, एग्जांपल है फ्रांस और जर्मनी, ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर डिपेंडेंस आ गया। अच्छा, होते हैं डिपेंडेंस में हैवी रिलायंस ऑन वन प्रोडक्ट और ट्रेडिंग पैटर्न। अब ये जिस तरह मैंने आपको तेल का बताया कि चाइना हर चीज़ बना रहा है, लेकिन तेल के लिए वो गल्फ कंट्रीज पर डिपेंड करता है। आगे हमारे पास आ गया स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी। गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू क्रिएट कंपैरेटिव इंडस्ट्रीज बाय इंप्रूविंग जनरल इंडस्ट्री कंडीशन, सपोर्टिंग ट्रेड इंडस्ट्रीज। अच्छा, ये भी कुछ नहीं है, फारिग करें जी। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया लेक्चर नंबर 22। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी हमारी चल रही है। अब इसमें हमारे पास अब अगर फैक्टर प्रोडक्शन थ्योरी है, प्रोपोर्शन थ्योरी states that countries export goods that use abundant and cheap factor of production and import goods that use scarce factors। कंट्रीज जो हैं वो चीज़ें एक्सपोर्ट करती हैं जो सस्ती बनी और बाहर वो इजीली एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में सर्जिकल प्रोडक्ट्स और जो स्पोर्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है। कपड़ा एक्सपोर्ट होता था, अब तो खैर बहुत कम हो गया हुआ, लेकिन स्टिल हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए स्केर्स हैं, जिस तरह हम कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी वगैरह है, गाड़ियां हैं, ये हम बाहर से इंपोर्ट ही करते हैं। लेबर वर्सेस लैंड एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू लेबर, लैंड एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंट्री स्पेशलाइज इन लेबर इंटेंसिव गुड्स इफ लेबर इज रिलेटिवली चीप।
कंट्रीज जहाँ पे लेबर सस्ती होगी वो लेबर इंटेंसिव गुड्स भी बनाएंगे, लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएंगे। पाकिस्तान के अंदर लेबर इंटेंसिव है, चाइना दोनों कर रहा है, कैपिटल इंटेंसिव भी लेबर इंटेंसिव भी। वहाँ पे रोबोट्स भी काम कर रहे हैं और वहाँ पे लेबर भी काम कर रही है। आगे कंसेप्चुअल अपील है, एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, अबंडेंट लैंड, स्मॉल पॉपुलेशन, लैंड बहुत ज़्यादा है, बहुत लैंड है लेकिन पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है। एक्सपोर्ट लैंड इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, वो लैंड इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जैसे ये, जिस तरह ये जो दालें वगैरह हैं, ज़्यादातर आपकी ऑस्ट्रेलिया की आती हैं क्योंकि वहाँ पे वाफर मिकदार पे काश्तकारी होती है। इंपोर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड कंज्यूमर गुड्स, वो मैन्युफैक्चर्ड जो इस्तेमाल यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया। एविडेंस ऑन फैक्टर प्रोपोर्शन थी, अच्छा ये एविडेंस हमें नहीं चाहिए। इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, यहाँ भी बात सेम है, प्रोडक्शन लाइफ साइकिल थ्योरी में भी सेम में ही आता है। सबसे पहली स्टेज हमारी आती है न्यू प्रोडक्ट स्टेज, हाई परचेजिंग पावर एंड डिमांड ड्राइव इनोवेशन। हम कोई नई प्रोडक्ट नई इनोवेशन लेकर आते हैं, यानी कि इनोवेशन ध्यान में रखिएगा, इसको जिद्दो कहते हैं। इन्वेंशन होता है नई इजाद को, ये इनोवेशन है। यानी कि जो स्मार्टफोन जो मोबाइल फोन था वो इन्वेंशन थी, स्मार्टफोन जो है ये इनोवेशन है। तो जैसे जैसे इनोवेशन आती है हमारी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होती है, तो अल्टीमेटली हम डिमांड हमारी इनोवेशन की बनती शुरू हो जाती है। प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंट्रोड्यूस इन डेवलप कंट्रीज में हमें प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक्सपोर्ट बिगन लेट इन दिस स्टेज, एक्सपोर्ट्स बड़ी लेट स्टार्ट होती है। अब जब नई प्रोडक्ट बनाते हैं पहले अपने विद इन कंट्री सेल आउट करते हैं, जब कंट्री में उसका नाम बनता है फिर आप उसको एक्सपोर्ट पे आते हैं। फिर दूसरी स्टेज मेच्योरिटी स्टेज आ गई। अच्छा इंटरनेशनली ग्रोथ नहीं है बीच में, ग्रोथ न्यू प्रोडक्ट स्टेज में ही आ गई। मेजोरिटी स्टेज में क्या आ गया, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स बिकम फुली अवेयर, आपकी प्रोडक्ट को हर कोई जानता है तो आपकी प्रोडक्ट मेच्योर लेवल पे आ गई। डिमांड राइज हो गई, स्टेबलाइज होना शुरू हो गई, ठीक है। और आपने मुख्तलिफ डेवलपिंग कंट्रीज में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी और डेवलप कंट्रीज को सेल आउट करना शुरू कर दी। फिर आ गया स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज, इंटेंस कंपटीशन फोर्सेस प्राइस रिडक्शन। अब जब कंपटीशन इंक्रीज हो गया, कंपेटिटर्स आ गए तो प्राइस रिड्यूस करना पड़ती है। तो फिर हम अपनी प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज बनाते हैं। फर्म सीक लो कॉस्ट प्रोडक्शन लोकेशंस, फर्म्स वो लोकेशंस ढूंढेंगी जहाँ पे लो कॉस्ट आए और फिर प्रोडक्ट को सस्ता बेचे, दूसरे कंट्रीज में भेजा जा सके। अब इसकी लिमिटेशन में क्या आ जाएगा, इनोवेशन इज नो लॉन्गर कंसंट्रेटेड इन वन कंट्री। इनोवेशन सिर्फ एक कंट्री में नहीं होती, हो सकता है आपसे बेहतर इनोवेशन किसी दूसरी कंट्री में हो रही हो। रैपिड प्रोडक्ट डिजाइन एंड मॉडिफिकेशन साइकिल्स, प्रोडक्ट का डिजाइन और मॉडिफिकेशन जो है वो बड़ी रैपिड होती हैं। मोबाइल फोन्स देख लें, डेली कोई ना कोई नया मॉडल आ रहा है, डेली कोई ना कोई नया मॉडल आ रहा है। तो ये बहुत रैपिड एक्टिविटी होती है। प्रोडक्ट्स आर लॉन्च सिमल्टेनियसली इन मल्टीपल मार्केट्स, मल्टीपल मार्केट्स में प्रोडक्ट को मुसलसल लॉन्च किया जाता है। और ये भी एक हेक्टिक वर्क होता है, एक मुश्किल काम होता है। मैनी फर्म्स आर इंटरनेशनल फ्रॉम इंसेप्शन, बहुत सी फर्म्स जो हैं वो अपने आप को इंटरनेशनली प्रॉपर लॉन्च करती हैं और फिर इंटरनेशनल ऑफिस बनाती हैं ताकि अपनी प्रोडक्ट को आसानी से सेल आउट कर सकें। इंटरनेट एनेबल्स ग्लोबल ऑपरेशन फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम फर्म्स। अब देखें जो प्रीवियस बात है कि आपके मुल्क में टोयोटा सुजुकी ये सारी असेंबल हो रही हैं, तो उन्होंने ऑफिस बनाए हैं, अपनी प्रोडक्शन सेक्टर्स बनाए हैं, तो वो ये कर पा रहे हैं ना। नेक्स्ट फिर आ गया न्यू ट्रेड थ्योरी, emphasize economies of scale and productivity, not resources। न्यू ट्रेड थ्योरी, अच्छा इसमें कुछ नहीं है, चलो फिर पढ़ लेते हैं। न्यू ट्रेड थ्योरी के कुछ आर्गुमेंट्स ये हैं कि गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। न्यू ट्रेड थ्योरी ये कहती है कि आप स्पेशलाइजेशन से और लार्ज स्केल प्रोडक्शन से गेन करेंगे। दूसरी चीज आप किससे पैसा कमाएंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज से। जब आप फर्स्टली किसी जगह पे एंटर हो गए हैं तो दूसरों के लिए समटाइम वो बैरियर क्रिएट हो जाता है कि जब आपने वो गेम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया, दूसरों के लिए वो लेना आसान नहीं होता। गवर्नमेंट सपोर्ट में हेल्प डोमेस्टिक फर्म्स सक्सीड ग्लोबली, गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो डोमेस्टिक फर्म्स को ग्लोबली जो है वो हेल्प आउट करती है कामयाब होने के लिए। इसकी बेस्ट वन एग्जांपल चाइना है। चाइना अपनी कंट्री के लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो जब एक्सपोर्ट उन्होंने करना है, कहीं पे जरूरत है कि जी चीज़ महंगी बन रही है, बाहर नहीं सेल हो रही, वो उनको सब्सिडी देते हैं। वो कहते हैं जी आप सिर्फ बेचें, हम हर लिहाज से आपके साथ। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है कि कोई चीज़ जो बना के आपने इनिशियली मार्केट में लॉन्च कर दी है और पहले से वो मार्केट में मौजूद नहीं थी,
और नए अल्टीमेटली जब आप उसको बेच देते हैं तो वो फिर नए आने वालों के लिए एक बैरियर बन जाती है। गवर्नमेंट फर्स्ट मूवर के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। और यही बात मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, चाइना इसकी बेस्ट वन मिसाल है। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 21 और 22 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग का। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।